Hello students. Today I am going to explain some important topics regarding surface chemistry. Topics are zeta potential or electrokinetic potential, coagulation, flocculation, coagulating power, coagulating value. And finally we will about the Hardy-Schulze rule. So at first we see about the electrokinetic potential. इसे समझने के लिए हम लोग एक कोलाइडल सॉल्यूशंस के फॉर्मेशन पर कंसीडर करते हैं। हमने माना कि हमें सिल्वर आयोडाइड की कोलाइडल सॉल्यूशन बनानी है। जब सिल्वर आयोडाइड की कोलाइड बनाई जाती है, इसके सॉल्व बनाए जाते हैं, तो या तो पोटेशियम आयोडाइड को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है। ये सिल्वर नाइट्रेट की सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड में ऐड करके हम सिल्वर आयोडाइड की सॉल्व बना सकते हैं। पहले हम लोग ये मानते हैं, लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि यदि Ki सॉल्यूशन को सिल्वर आयोडाइड की सॉल्यूशन में आप ऐड करते हैं तो Ki हमें एक्सेस में लेना होगा, और यदि सिल्वर नाइट्रेट को आप पोटेशियम आयोडाइड में ऐड करते हैं तो हमें सिल्वर नाइट्रेट की सॉल्यूशन को एक्सेस में लेना होगा। अब ऐसा करने से क्या होता है उसको देखते हैं। पहले हम लोगों ने माना कि पोटेशियम आयोडाइड की सॉल्यूशंस को हमने सिल्वर नाइट्रेट में ऐड किया, तो जब पोटेशियम आयोडाइड को सॉल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट में आप ऐड करेंगे तो यहाँ सिल्वर आयोडाइड की सॉल्व बन जाएगी। हमने इस Ki को एक्सेस में लिया है, तो जब Ki को एक्सेस में लेंगे तो आपने स्टैंडर्ड 11 में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। किसी भी रिएक्शंस में सेम मिली इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्टेंट्स के, और उतने ही मिली इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के बनते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने Ki को एक्सेस में ले रखा है, इसकी मिली इक्विवेलेंट एक्सेस है, तो ये AgI बनने के बाद ये तो कंज्यूम होंगे, लेकिन ये एक्सेस अभी बचे रहेंगे इस सॉल्यूशंस में। ये पोटेशियम आयन भी है और आयोडाइड आयन भी है। तो जैसे ही सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, सिल्वर आयोडाइड और इस Ki में जो सॉल्यूशंस में प्रेजेंट आयन्स हैं, उन दोनों में जो कॉमन आयन होते हैं उसको ये एडजॉर्ब कर लेता है, और उसको ऐसे दिखा सकते हैं AgI। इसके सरफेस पर ये जो कॉमन आयन है वो एडजॉर्ब हो जाता है। इसको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ आयोडाइड आयन कॉमन है, तो यहाँ ये आयोडाइड आयन इस पे एडजॉर्ब हो गया, और इस सिल्वर आयोडाइड के सरफेस पर एक लेयर बना लेता है, और दिस लेयर इज कॉल्ड प्राइमरी लेयर। प्राइमरी लेयर, ये जो प्राइमरी लेयर होता है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको फिक्स्ड लेयर भी कहते हैं, फिक्स्ड लेयर। तो फर्स्ट लेयर में आयोडाइड आयन एडजॉर्ब होने के बाद, डिपॉजिट होने के बाद, अब इसमें जो इसके जो काउंटर आयन्स है पोटेशियम आयन, उसको ये अट्रैक्ट कर लेता है, पोटेशियम आयन को भी ये अट्रैक्ट कर लेता है। तो पोटेशियम आयन को अट्रैक्ट कर लिया तो ये ऐसे हो गया। तो आप देख रहे हैं इसमें दो लेयर बन गए। दिस वन इज कॉल्ड प्राइमरी लेयर और दिस वन इज सेकेंडरी लेयर। ये जो सेकेंडरी लेयर होते हैं ये मोबाइल होते हैं, इसलिए इसको मोबाइल और डिफ्यूज लेयर भी कहते हैं, डिफ्यूज लेयर। तो ये तो हमने देखा कि जब हमने Ki की सॉल्यूशन को एक्सेस में लिया। अब हम लोग जब AgNO3 को एक्सेस में लेते हैं तो यहाँ सिल्वर आयोडाइड की सॉल्व तो बनती ही है, लेकिन अब आपने AgNO3 को एक्सेस में लिया,
तो इसमें सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन दोनों एक्सेस में। अब देखिए इसमें और इसमें कौन से कॉमन है, सिल्वर आयन, तो यहाँ पर सिल्वर आयन एडजॉर्ब हो जाता है। सिल्वर आयन एडजॉर्ब हो गए, जब ये सिल्वर आयन एडजॉर्ब हो गए और ये प्राइमरी लेयर का फॉर्मेशन किया, दिस वन इज प्राइमरी लेयर। अब इसके बाद जो काउंटर आयंस है, नाइट्रेट आयंस, वो सेकंड लेयर में अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो दिस वन इज प्राइमरी लेयर, दिस वन इज सेकेंडरी लेयर। और आपने यहाँ देखा ये डिफ्यूज लेयर है, ये फिक्स लेयर है। लेकिन जब आप Ki को AgNO3 में ऐड करते हो या AgNO3 को Ki में ऐड करते हो, इन दोनों ही सिचुएशंस में सिल्वर आयोडाइड की सॉल्ट बनती है। लेकिन एक सिचुएशन में ये निगेटिव आयन एक्वायर कर लेता है, एक सिचुएशन में ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, यहाँ निगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। तो यहाँ पर हमने सिल्वर आयोडाइड की सॉल्ट बनाई, तो इन दोनों ही सिचुएशन में देखिए दो लेयर्स का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ भी दो लेयर्स बन गए कैटायन एनायन के, यहाँ भी दो लेयर्स बन गए एनायन और कैटायन के। दिस इसमें जो टू लेयर्स बन गए, इससे ही इसमें दो लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसे ही हम लोग कहते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब यहाँ भी डबल लेयर का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ भी डबल लेयर का फॉर्मेशन हुआ है। अब इन दो लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप इन बिटवीन these two layers, in between fixed layer and mobile layer, that is called zeta potential or electrokinetic potential। तो यहाँ पर जो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस in between fixed and diffused layer is called electrokinetic potential or zeta potential। electrokinetic potential और जेटा पोटेंशियल। इस तरह हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल क्या होता है, जेटा पोटेंशियल क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर क्या होता है और ये कैसे बनता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कोआगुलेशन। Coagulation and flocculation। फ्लोकुलेशन, इसे समझने के लिए एक कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं। हमने मान लिया एक कंटेनर में कोलाइडल सॉल्व लिया, हमने सॉल्व लिया। अभी हम लोगों ने देखा कि जो सॉल्व होते हैं वो चार्ज होते हैं, जो लायोफोबिक सॉल्व होती है वो वह चार्ज होते हैं। हमने मान लिया ये एक निगेटिव चार्ज है, ये सारे जो सॉल्व हैं वो निगेटिव चार्ज है। इस निगेटिव चार्ज वाले सॉल्व में बाहर से एक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट,
और आपको पता है, आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंस दैट गेट डिसोशिएट after the addition it into water or after the passing current electricity। तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो आपने ऐड किया, मान लेते हैं यह ए और ए बी इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब आपने इसे इसमें ऐड किया तो ये ए प्लस और बी माइनस में डिसोसिएट हो जाएंगे कैटायन और एनायन में। और जिस सॉल्व में आपने ऐड किया है उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स निगेटिव चार्ज है, तो जब ये निगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और अब सो देखिए, ये निगेटिव चार्ज को जैसे ही ये ए प्लस एब्जॉर्ब कर लेंगे निगेटिव चार्ज ए प्लस को, इट बिकम्स न्यूट्रल। ये न्यूट्रल हो जाएंगे, अब इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। आप थोड़ा सा सोचिए, आपने पढ़ा होगा कि जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं उसमें चार्ज होंगे ही, और वो स्टेबल होते कैसे हैं? ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोलाइड्स। अब चार्ज प्रेजेंट होने से क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं इसमें सिमिलर चार्ज वाले आयंस हैं, कोलाइड्स हैं, तो सारे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब रिपेल करते हैं, यानी रिपेल करने का मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। जब दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते तो वो आपस में कभी एग्रीगेट नहीं हो सकते, और जब एग्रीगेट नहीं हो सकते तो फिर वो बड़े से पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं हो सकते, फिर वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो हमारा कोआगुलेशन और फ्लक्चुएशन है, इट इज अ प्रोसेस टू कन्वर्टिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग colloidal solution into precipitate after the addition of some electrolytes। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सारे जो हमारे लायोफोबिक कोलाइड्स थे ये सभी चार्ज पार्टिकल हैं, दे आर रिपेल टू ईच अदर, और रिपेल करने के कारण कभी एक दूसरे के क्लोज आएंगे नहीं। जब क्लोज आएंगे नहीं तो कभी वो एग्रीगेट मिल करके एग्रीगेट होकर के बड़े पार्टिकल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, दे नेवर विल कोआगुलेट और फ्लक्चुएट। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, बाहर से इलेक्ट्रोलाइट डाला, अब ये न्यूट्रल हो गए। तो पार्टिकल जब ये न्यूट्रल हो गए, अब इस पर कोई चार्ज नहीं रहा, तो ये तो रिपेल अब करेंगे नहीं। जब रिपेल नहीं करेंगे तो क्या हो गए, ये सारे पार्टिकल्स दे एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज साइज पार्टिकल्स। सो दैट phenomenon is called coagulation and flocculation। अब यहाँ पर एक बात सामने आ रही है कि ये जो कोआगुलेशन और फ्लक्चुएशन है, दोनों में क्या, दोनों एक ही है या दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में थोड़ी डिफरेंसेस होती हैं। वो क्या, जैसे अब हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो जब आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला तो इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली बहुत कम होगी। जब इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली कम होगी तो इसमें जो कोलाइड पार्टिकल्स होंगे जो कि न्यूट्रल हो गए होंगे, उनका नंबर भी कम होगा। तो जब वो एग्रीगेट होंगे तो उतने लार्ज साइज वाले पार्टिकल्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। वो कोआगुलेट होंगे लेकिन उनकी साइज इतनी बड़ी नहीं होगी, जिसके कारण वो क्या होंगे, जो डिस्पर्सन मीडियम है उसमें वो फ्लोट्स कर रहे होंगे। तो जब कोआगुलेशन लो कंसंट्रेशन, इन प्रेजेंस ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन। लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन काफी हाई हो जाती है, हाई का मतलब अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स व्हेन वी ऐड इन दिस कोलाइडल सॉल्यूशन, अभी क्या करेंगे, ढेर सारे इसमें नंबर आ गए तो इसमें ढेर सारे कोलाइडल पार्टिकल्स दे बिकम्स न्यूट्रल आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अपोजिट चार्ज पार्टिकल। जब ये न्यूट्रल हो जाएंगे तो ढेर सारे जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे उनपे से चार्ज जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे और वो न्यूट्रल हो जाएंगे, और वो सब आपस में मिल करके एग्रीगेट हो करके एक बिग पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करेंगे और वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोआगुलेशन। और जब ये, इसका मतलब एट लो कंसंट्रेशन फ्लक्चुएशन, एट हाई कंसंट्रेशन इज कॉल्ड कोआगुलेशन। तो ये था कोआगुलेशन और फ्लक्चुएशन क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोआगुलेशन पावर। कोआगुलेशन और कोआगुलेटिंग पावर।
कोआगुलेटिंग पावर। अब जैसे मान लिया ये हमारे पास, ये हमने कोलाइड लिया था, कोई हमारे पास निगेटिव कोलाइड्स है, ये निगेटिव कोलाइड्स, इसमें माइनस चार्ज, -1 चार्ज प्रेजेंट है पर कोलाइड। अब इसको कोआगुलेट करने के लिए ये जरूरी है कि अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल्स की जरूरत होगी। अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल्स कहाँ से आएंगे? इलेक्ट्रोलाइट से आएंगे। तो इस इलेक्ट्रोलाइट का यूज कोआगुलेट करने के लिए किया जाता है। सो दिस इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कोआगुलेटिंग एजेंट। कोआगुलेटिंग एजेंट, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज कॉल्ड कोआगुलेटिंग एजेंट। अब यहाँ पर ये हम लोगों ने कोआगुलेटिंग एजेंट लाया, यह नेगेटिव चार्ज है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव आयन की जरूरत होगी। मान लेते हैं हमारे पास पॉजिटिव आयंस एक कैसा है, Na+ है, एक Mg2+ है, एक Al3+ है। अब देखिएगा, यदि आपने इस सोडियम का एक आयन इसके एक ही कोलाइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेगा, इसके एक आयन इसके 2 को न्यूट्रलाइज करेगा, इसके 3 आयन इसके 3 के न्यूट्रलाइज करेगा, यानी इसका एक आयन ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स, ज्यादा से ज्यादा ये टाइप में ज्यादा से ज्यादा कोलाइडल पार्टिकल्स को कोआगुलेट करेगा। तो ऐसा कहेंगे कि इसकी जो कोआगुलेटिंग पावर है वो ज्यादा है, तो यहाँ से ये कोआगुलेटिंग पावर इसकी ज्यादा हो जाएगी, इस तरह होगा कोआगुलेटिंग पावर। इससे पता चला कोआगुलेटिंग पावर ऑफ आयंस, coagulating power, therefore we can say that coagulating power of ions, these ions must be opposite ions, is directly proportional to magnitude of ions. Coagulating power of ions is directly proportional to the magnitude of ions. More is the magnitude, more is the coagulating power. Next, अब हम लोग देखते हैं coagulating value. Coagulating value. इसे समझने के लिए हमने एक कोलाइड्स लिए हैं और हमने 2 इलेक्ट्रोलाइट यहाँ लिया, इसको हमें कोआगुलेट करना है, इसके लिए 2 इलेक्ट्रोलाइट लिया, एक हमने A लिया है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट हमने B लिया है। यदि इस A का हमने माना कि 5 मिलीमोल हमने लिया है और इसका 10 मिलीमोल हमने लिया, तो जब A का 5 मिलीमोल हमने इसके 1 लीटर है इसमें हमने ऐड किया, तो ये अबाउट 2 आवर्स में कोआगुलेट हो गया। लेकिन B का 10 मिलीमोल हमें इसमें ऐड करना पड़ता है, तब ये जाकर के कोआगुलेट होते हैं। तो इसका मतलब इसका 5 मिलीमोल, इसका 10 मिलीमोल हमने लिया, तो कोआगुलेटिंग वैल्यू, कोआगुलेटिंग पावर, जो कोआगुलेटिंग वैल्यू हो गए इसके 5 है, इसके कोआगुलेटिंग वैल्यू 10 है, इसके 10 ml हमने लिए, तो इसके लिए यानी कि 2 इलेक्ट्रोलाइट थे हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट ए अदर इलेक्ट्रोलाइट इज बी, तो फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए कोआगुलेटिंग वैल्यू इज 5, फॉर दिस इलेक्ट्रोलाइट कोआगुलेटिंग वैल्यू इज 10। तो इसकी कोआगुलेटिंग वैल्यू 10 है, इसकी कोआगुलेटिंग वैल्यू 5 है, लेकिन अब सोचिए पावर किस में ज्यादा है? ये देखिए तो इसके 5 मिलीमोल इसके 1 लीटर को कोआगुलेट कर दे रहे हैं, जबकि इसके 10 मिलीमोल जो है वो 1 लीटर को कोआगुलेट करें, तो पावर किस में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। अब पावर इसमें ज्यादा है लेकिन वैल्यू क्या है? कम है। इसका मतलब कोआगुलेटिंग वैल्यू और coagulating power both are the inversely proportional. That's why we can say that coagulating value or coagulating power
is directly proportional to 1 by coagulating value। इस तरह हम लोगों ने ये सीखा कि इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर क्या होता है, हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव कोलाइड्स को भी हम लोग बना सकते हैं। फिर हम लोगों ने सीखा कोआगुलेशन और फ्लोकुलेशन क्या होता है, इसको हमने देखा। फिर हम लोगों ने ये सभी सीखा। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है और उसमें ये गिवन है कि 100 ml of arsenous sulfide salt is coagulated by 5 ml of 1 m AgNO3, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम है और उसमें हम लोगों को बताना है कोई और प्रॉब्लम। 5 m ऑफ NaCl ले लीजिए, कोई दूसरी NaCl। अब हमें यहाँ कैलकुलेट करने हैं कि इसके कोआगुलेटिंग ये फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या है। अब देखिए तो कोआगुलेशन और तो फाइंड द कोआगुलेशन वैल्यू वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब ये कोआगुलेशन वैल्यू, अब हम लोगों ने कोआगुलेटिंग वैल्यू क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट that is required to coagulate completely for 1 liter of colloidal solution। 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशंस को कंप्लीटली कोआगुलेट करने के लिए इस इलेक्ट्रोलाइट का जितना मिलीमोल की जरूरत होती है वो उसका कोआगुलेटिंग वैल्यू होता है। तब आप यहाँ से देख लीजिए हमारे पास इसके मिलीमोल कितने हो गए, 5, इसके मिलीमोल हो गया। यहाँ से इसके मिलीमोल फाइंड आउट करेंगे तो इसके 5 मिलीमोल हो गए। सॉल्यूशंस कितने थे, 100 ml थे, तो 100 ml को न्यूट्रल ये हमें कोआगुलेट करने के लिए इसके 5 मिलीमोल की जरूरत है। तो ये 100 ml को कोआगुलेट करने के लिए 5 मिलीमोल इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत है। और हमें इसके डेफिनेशन से 1 लीटर को कोआगुलेट करने के लिए कितने की जरूरत है, तो 1 लीटर मीन्स 1000 ml। तो ये 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000, ये दोनों कैंसिल कर लीजिए, इक्वल टू 50 मिलीमोल। तो ये जो हो गए आपके उसके क्या हो गए, कोआगुलेटिंग पावर। तो इसके कोआगुलेटिंग पावर हो गए 50 मिलीमोल। सो ओके, thanks to all।